Okay. Hello students. So today we are going to study all about the thermodynamics. So पार्ट्स में हम वीडियोस को कवर अप करेंगे. सबसे पहले थर्मोडायनेमिक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, डायनेमिक मतलब मोशन. सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मोशन ऑफ टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर हीट के फॉर्म में या फिर एनर्जी भी बोल सकते हैं. सो मोशन ऑफ एनर्जी हम इसमें पढ़ेंगे. मोशन को हम दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं फ्लो. ओके, सो फ्लो ऑफ एनर्जी हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. थर्मोडायनेमिक, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो ऑफ हीट. एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द हीट फ्लो. जो हीट है, क्यू है, वो कैसे फ्लो करता है, इसकी स्टडी हम इसमें करेंगे. देन ऑब्जेक्टिव्स. इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ वेरियस हीट चेंजेस. ये जो नोट्स है वो मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा इफ़ यू वुड लाइक टू हैव. ठीक है. वेरियस हीट चेंजेस, डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा जी. डेल्टा एच यहाँ पे एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज, और डेल्टा जी यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी है. डेल्टा ई यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को यू भी बोल सकते हो और डेल्टा ई भी बोल सकते हो. सो बहुत सारी हीट चेंजेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये हीट चेंजेस होते हैं, इनको क्या क्या टर्म देते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा ई, इनके बारे में पढ़ेंगे. दूसरा जो है वो है वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. इसमें हम बहुत सारी प्रोसेस पढ़ेंगे जैसे कि आइसोबैरिक कंडीशन जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल कंडीशन जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एंड इसके अलावा 2 और प्रोसेस हैं, आइसोकोरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एंड एडियाबैटिक जब हीट कांस्टेंट रहती है. ठीक है. अब वेरियस थर्मोडायनेमिक लॉज, 3 लॉज आएंगे. जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. ठीक है. स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये भी पढ़ेंगे यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी के बारे में कि कैसे कोई भी प्रोसेस होती रहती है और रुक जाती है. ठीक है. तो वो एग्जैक्टली इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. एक रिएक्शन किस रेट से, रेट मतलब किस स्पीड से जा रही है और किस स्पीड से वो रुकेगी, या स्पीड उसकी कितनी है, ज़्यादा है या कम है, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता. दूसरा, नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. छोटे छोटे सिस्टम के लिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ना ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो यूनिवर्स की बात करता हूं. देखो, जो यूनिवर्स है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग. यूनिवर्स फॉर एग्जांपल ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? यूनिवर्स. क्या है? यूनिवर्स. ये पूरा एंटायर पार्ट है यूनिवर्स. अब इस यूनिवर्स के अंदर 1 सेकेंड. हाँ. सो अब इस यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स है पूरा एंटायर, इस यूनिवर्स के अंदर ये तो है सिस्टम, ये रहा, ये पूरा का पूरा क्या है? सिस्टम. और ये जो आसपास आप देख रहे हो ये पूरा, ये क्या है? सराउंडिंग. सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स. रिमेंबर, यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम और सराउंडेड दोनों का, सराउंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन. दोनों सिस्टम होगा. सिस्टम वो होता है जिस पर वर्क परफॉर्म किया जाता है, जिस पर कोई प्रोसेस की जाती है, चाहे वो आइसोबैरिक हो, चाहे वो आइसोथर्मिक हो, कोई भी काम किया जाता है जिस पर, जिस लोकेलिटी पर, उसे बोलते हैं सिस्टम. और उसके आसपास का पूरा जो लोकेलिटी होती है उसे बोलते हैं सराउंडिंग. ठीक है. ये मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूँ. और दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का समेशन क्या कहलाता है? यूनिवर्स. ओके. अब एक सिस्टम के लिए मैं बात करूँ, फॉर अ सिस्टम जो डेल्टा ई होती है या इंटरनल एनर्जी होती है वो, और सराउंडिंग की जो इंटरनल एनर्जी होती है, दोनों होती तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होती हैं, बट साइन कन्वेंशन, साइन में दोनों डिफरेंट होती हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ सिस्टम ये 3 तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. ओपन सिस्टम में मान लो एक कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है, वेसल है,
ठीक है, ये आपके सामने रखी हुई है। इस कंटेनर का जो ऊपर का पार्ट है ये आप देख सकते हो ओपन है, ठीक है। अब इसके ओपन होने के कारण जब हम इसमें टी लेकर आएंगे तो यहाँ पे हीट भी ट्रांसफ़र होगी, चाय धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी, पहले गर्म थी, मतलब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है विद एटमॉस्फेयर, ठीक है, विद सराउंडिंग। और यहाँ पर जो मास है, अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक बॉयल करेंगे, ठीक है, तो ये मास भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, चाय जो है वो कम होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी और कम होती जाएगी, जो पानी है वो इवेपोरेट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का ट्रांसफ़र होता है, उससे बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। और अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, ऊपर से क्लोज़ कर दूँ और फिर इसको गर्म करूँ, तो देखो इसको बॉयल करता हूँ तो मास इसका ट्रांसफ़र हो पाएगा? नो, क्योंकि अब ये क्लोज है, मास ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे कुकर होता है, लेकिन कुकर में तो सीटी रहती है, तो फिर उसके कारण पानी वो जो वेपर होती है वो निकलती रहती है कॉन्स्टेंटली, लेकिन अगर वो भी नहीं होती तो फिर उससे नहीं निकल पाती है ना, एट लास्ट कुकर फट जाता। तो ओवरऑल ये कहना चाहते हैं अगर क्लोज्ड होगा तो मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, बट येस हीट ट्रांसफ़र होगी, येस। अगर उसको हम छोड़ देंगे बॉयल होने के बाद में, उसको हम उतार लेंगे या फिर बॉयल ही होते रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो मतलब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम, बॉइल्ड वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल। थर्ड की बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसमें ना तो हीट ट्रांसफ़र हो और ना ही मास। फॉर एग्जांपल थर्मस फ्लास्क, ठीक है, जिसमें हम टी लेके जाते हैं, गर्म कोई भी चीज़ लेके जाते हैं, ठंडी चीज़ लेके जाते हैं। मिल्टन की बोटल्स भी आती हैं, ठीक है, जिनमें हम वाटर लेके जाएं, टी लेके जाएं, सूप लेके जाएं, वो एज़ इट इज़ रहता है। अगर गर्म लेके जाएंगे तो गर्म, और ठंडा लेके जाएंगे कुछ तो वो ठंडा रहेगा, क्योंकि ना तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है और उसमें मास भी ट्रांसफ़र नहीं होता है विथ एटमॉस्फेयर, विथ सराउंडिंग। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करें अगर लेबोरेटरी में अगर हम देखा जाए तो जो यूनिवर्स होता है उसकी इंटरनल एनर्जी वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग। और ओवरऑल इंटरनल एनर्जी की यूनिवर्स की बात करें तो वो होती है ज़ीरो। तो सर पहले ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो तो बता दो। तो बेटा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज, जितने भी टाइप की एनर्जीज होती हैं, ठीक है, एक सिस्टम और सराउंडिंग में, उन सब का समेशन इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी का चेंज शुड बी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी का चेंज ऑफ यूनिवर्स, ओके। एंड ये ज़ीरो होती है, मतलब देयर इज़ नो चेंज एट द लेवल ऑफ यूनिवर्स। जब हम यूनिवर्स लेवल पे बात करते हैं कोई चेंज नहीं होता, बस सिस्टम का सराउंडिंग में चला जाता है और सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी सिस्टम में चली जाती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, पर ना ही ख़त्म होती है और ना ही बढ़ती है, ठीक है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं अगर यू यूनिवर्स ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम की तरह मानते हैं, मतलब इससे ना ही कोई यूनिवर्स से, ये एक ऐसा सिस्टम है यूनिवर्स, इससे ना ही कोई मास का ट्रांसफ़र होता है और ना ही इसमें या इससे हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज इसे आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं तो याद रखना जितने भी लॉज यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, आगे पढ़ेंगे लॉज, ज़ीरो लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, वो सारे के सारे लॉज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन सिस्टम ऑफ फॉलोइंग। मान लो हीलियम भरा हुआ है बलून के अंदर, ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है, क्योंकि बलून तो क्लोज्ड रहता है ना, तो ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। कॉफ़ी इन थर्मोफ्लास्क, अगर कॉफ़ी लेके जा रहे हैं तो वो भी थर्मोफ्लास्क में, ना ही हीट ट्रांसफ़र हो सकती है ना ही मास ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इससे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ ओपन सिस्टम होता है। अर्थ यूनिवर्स नहीं, अर्थ की बात कर रहा हूँ। अर्थ से एनर्जी मास दोनों ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं विथ सराउंडिंग गैलेक्सी, ठीक है।
सो ये ओपन सिस्टम होगा। सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, अगर एक ऑर्बिट से एक सैटेलाइट है जो कि एक ही ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, उसे क्लोज सिस्टम बोलते हैं। याद कर लो, ह्यूमन बीइंग को ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। और रेफ्रिजरेटर, कोई रेफ्रिजरेटर साइकिल है जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। सो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं थर्मोडायनेमिक, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिव उनको बोलते हैं वो जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती, मतलब क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसे बोलते हैं हम इंटेंसिव। और जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, मास पर डिपेंड करती हैं, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं करती, तो उसे ऐड करके रिजल्ट सही आएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक रूम है, एक रूम के अंदर जितना भी टेम्परेचर है अभी, और टेम्परेचर भी क्या होता है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्वान्टिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगर इस एक रूम के अंदर देखो, इसमें देखो, ये एक रूम है, इस रूम में पहले T टेम्परेचर था, और अगर मैंने इसमें नीचे एक वॉल क्रिएट कर दी, एक बीच में दीवार लगा दी, तो अभी भी इसका जो टेम्परेचर है वो T रहेगा, और इस तरफ का भी टेम्परेचर T रहेगा। टेम्परेचर में T/2 नहीं होगा, ठीक है, अगर मैंने उनको आधा आधा बांट दिया। बट अगर मैं मास की बात करूँ या वॉल्यूम की बात करूँ, तो इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो V/2 हो जाएगा, और इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो भी V/2 हो जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हम एक रूम को दो पार्ट्स में सेपरेट करेंगे तो वॉल्यूम तो आधा हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, यस, समझ आया। बट टेम्परेचर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, लस्टर मतलब चमक हुई, ये कम नहीं होती ना। ये तो अगर एक रूम में जितना उजाला है और हम हाफ पार्ट में बांट दें, उतना ही उजाला रहेगा। बस सिचुएशन ये होनी चाहिए, जो बल्ब है वो कुछ इस तरह से लगे कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है उसकी वो ट्रांसफ़र हो रही है, फोटॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। मोलर वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सब कुछ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, लस्टर, मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है सेकंड नंबर इंटेंसिव में, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो मास एंड वॉल्यूम क्या होता है? इंटेंसिव, और इन दोनों का रेशियो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो रेशियो हमेशा दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का हमेशा एक्सटेंसिव ही आता है, ये बात याद रख लो, ठीक है। जैसे कि डेंसिटी जो है वो एक्सटेंसिव है और मास एंड वॉल्यूम क्या है? इंटेंसिव। इसके अलावा आने वाले टाइम में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जैसे कि फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी को एस बोलते हैं, इंथैल्पी को एच बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी को यू या फिर ई बोलते हैं, फ्री एनर्जी को जी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, बहुत आता है ये। बाकी ये फिजिक्स के टर्म्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्री एनर्जी पर मोल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो केमिस्ट्री में भी है, स्मॉल सी बोलते हैं इसको, ठीक है। इवन प्रेशर, टेम्परेचर, टी, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते। अब मैं बात करता हूँ स्टेट फंक्शन की एंड पाथ फंक्शन की। स्टेट फंक्शन वो टर्म्स होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। उनके अगर कैलकुलेशन करोगे तो वो किस पाथ से मूव किया, किस पाथ से हुआ, उसका पाथ, वो पाथ से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, रास्ते से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ कैलकुलेशन के लिए फाइनल वैल्यू चाहिए उनकी और इनिशियल वैल्यू चाहिए, दोनों का डिफरेंस ले लो तो उनकी वैल्यू निकल आएगी। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सरफेस टेंशन, ये सारी की सारी स्टेट फंक्शन होती है। हमारे सिलेबस में मात्र दो हैं, वर्क एंड हीट, ये पाथ पर डिपेंड करती हैं पूरे के पूरे। और फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, ये तो फिजिक्स का पार्ट है, ये भी पाथ फंक्शन होता है। मतलब इसके कैलकुलेशन के लिए आप डायरेक्ट फाइनल और इनिशियल वैल्यू से नहीं
पूरे पाथ आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे, वर्क एंड हीट। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, यही तो होता है। डिस्टेंस जो होती है वो पाथ पे डिपेंडेंट होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। उसके लिए सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। दो तरह की प्रोसेस होती हैं, रिवर्सिबल जो कि रिवर्स हो सके और इरिवर्सिबल जो कि रिवर्स ना हो सके। एक बार अगर वो प्रोसेस हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स होता है जो भी किसी भी प्रोसेस को करने के लिए ज़रूरी होता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये पेन पड़ी हुई है, अगर इसको मुझे मूव कराना है तो कुछ फोर्स देना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उस फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स रिवर्सिबल के केस में इनफाइनाइट टाइम स्मॉल होता है, बहुत छोटा सा फोर्स होता है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस को कराता है, ठीक है। और ड्राइविंग फोर्स इरिवर्सिबल के केस में बहुत ही लार्ज होता है और फाइनाइट होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर के कैलकुलेशन की बात करें तो दोनों में अंतर होता है। चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ टेम्परेचर इरिवर्सिबल के केस में थोड़ा सा लार्ज होता है, और स्मॉल डी का मतलब है वेरी 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 स्मॉल प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज, ठीक है। जो डी है स्मॉल डी वो बहुत वेरी स्मॉल चेंज को बताता है, और जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है ये लार्ज चेंज को बताता है, ठीक है। अब जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो आइडियल होती है, मतलब होना वो चाहिए था, बट रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करती। रियल लाइफ में कौन सी होती है, इरिवर्सिबल, ठीक है। एक बार लोटे से पानी गिर गया तो वो क्या लोटे में वापस भरता है, नो, उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। रियल लाइफ में तो यही होता है ना, तो रियल लाइफ में इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इनफाइनाइट टाइम लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि वो बहुत धीरे होती है तो जाहिर सी बात है टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगी। लेकिन फाइनाइट टाइम, फाइनाइट मतलब एक कैलकुलेटेड टाइम लेती है क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, और जो नेचुरल प्रोसेस हैं उन्हें इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये हमारे पास 5 कंटेनर है, ऐसा इमेजिन करो, दिख तो सिर्फ 4 रहे हैं, 1 2, और ये भी एक 3 है, थर्ड कंटेनर है, और ये 4th है, और ये फाइनली 5th है, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हो ये जो फ्लास्क है इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, पानी या फिर कोई भी केमिकल है वो यहाँ तक भरा हुआ है। जब हमने इसको इस वाले कंटेनर के पास में रखा, जब हमने दूसरे वाले कंटेनर को देख रहे हैं तो पानी अब ऊपर तक आ गया। यहाँ ये पानी नहीं है या फिर कोई केमिकल समझ लो, या ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है, तो ये ऊपर तक आ गया है। और फाइनली ये जो थर्ड कंटेनर मान के चल रहे हैं उसमें पानी पूरी तरह से फ्लास्क जो है वो फिल हो चुका है, ठीक है। अब ये तो हो गई, आगे की तरफ गई फॉरवर्ड रिएक्शन, इनिशियल प्रोसेस। अब ये रीस्टोर करेगी, वापस से जाएगी, ठीक है। अब पानी फिर से वहीं आया जहाँ पे बीच में था, फोर्थ वाले फ्लास्क में, फिर पानी वहाँ पे आया जहाँ पे फर्स्ट वाले में था, ऐसे पूरा नीचे चला जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत ही धीरे धीरे होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 कंटेनर है हमारे पास में, ये आइस के क्यूब्स हैं, ठीक है, और ये स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, और ये हवा है इसमें। अब हम भी जानते हैं आइस के क्यूब रुकेंगे तो है नहीं, ये धीरे धीरे करके मेल्ट होंगे, मेल्ट होने के बाद में ये फाइनली वाटर बना लेंगे। लेकिन जो स्टोन है वो रुका रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो नेचर में ऐसा ही होता है ना, स्टोन थोड़ी ना मेल्ट हो जाता है, लेकिन आइस मेल्ट होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप देख रहे हो, ये एक बार हो गई तो क्या ये इरिवर्सिबल हो सकती है, मतलब क्या इसको दोबारा से हम रिस्टोर करके आइस बना सकते हैं इसी पानी को? हाँ, वो मत बोलना कि सर फ्रिज में रख दो फिर से आइस बन जाएगी, नहीं। मतलब जो प्रोसेस एक बार हो गई वो अब दोबारा से बैक में नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद में कुछ जनरल टर्म है, वर्क एंड हीट, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जो वर्क है उसका फॉर्मूला, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस या माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आगे बताऊंगा। साइन कन्वेंशन, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, कैसे आया ये अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो। इसके बाद में साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जब भी कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मतलब दबाना, एक्सपेंशन मतलब जैसे कंप्रेशन का मतलब होता है एक फ्लास्क है, ठीक है, इसको यहाँ पे एक कुछ मूवेबल है, इसको मैंने ऊपर से पुश किया, फोर्स लगाया,
तो ऊपर से जब पुश करूँगा तो ये नीचे कंप्रेस होता जाएगा। और एक्सपेंशन का मतलब है एक फ्लास्क है और यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊँ मैं, कुछ भी इसको पकड़ के खींचूँ और ये वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन के केस में हमेशा नेगेटिव लेना है वर्क को, कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव लेना है। या फिर यूँ बोल सकते हैं वर्क डन ऑन दी सिस्टम, जब सिस्टम पर काम किया जाए तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। और वर्क डन बाय दी सिस्टम, जब सिस्टम काम करे सराउंडिंग पे तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यूनिट की बात कर लेते हैं। वैसे हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ATM इंटू लीटर में ही है, तो हम ATM लीटर की बात करेंगे। लेकिन जब फिजिक्स में बात करते हैं तो कैलोरीज में आंसर भी पूछा जाता है, तो पहले आता तो ATM लीटर में आंसर, क्योंकि ATM लीटर में ही दिया रहेगा, जो प्रेशर दिया रहेगा वो ATM में और लीटर में दिया रहेगा वॉल्यूम। तो उसके बाद में हमको कन्वर्ट करना होगा कैलोरी में। 24.23 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 24.23 कैलोरी होती है। ऐसी 1 ATM 1 लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जूल में एनर्जी फिजिक्स में पूछी जाती है, तो हमको 101.3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमेशा जूल में आंसर लाने के लिए। 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जूल के। इसको याद कर लो, अगर आप जूल में भी ला दोगे ना, फिर उसके बाद में 4 का इंटू कर देना, तो आपको ऑलमोस्ट कैलोरी में भी आंसर आ जाएगा। 1 जूल इज इक्वल्स टू 107 अर्ग। अर्ग भी एक यूनिट होती है। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। अगर सबसे बड़ी यूनिट की बात करूँ तो वो होती है 1 ATM लीटर, उससे छोटी 1 कैलोरी, उससे छोटी 1 जूल, और सबसे छोटी यूनिट की बात करूँ तो वो क्या होती है? 1 अर्ग। मतलब अर्ग सबसे छोटी यूनिट होती है। इसके बाद में चलो डेरिवेशन कर लेते हैं। एक फ्लास्क ले लिया, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लग रहा है क्या? P। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उस फ्लास्क में, मान लो उसकी पूरे की जो डिस्टेंस है वो है DL, स्मॉल डिस्टेंस DL। ठीक है, और ये जो एरिया है वो क्या है? पूरा का पूरा A एरिया है। तो वो पार्ट जो कि फिल्ड नहीं है उसे हम बोलते हैं X, और वो पार्ट जो कि वाटर से फिल्ड है उसे बोलते हैं L माइनस एक्स। बोलते नहीं है, मतलब हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसे मान लिया L माइनस एक्स। अब बात करें फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जब हम इसको हम मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ दबा रहे हैं, तो मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब वो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे DX मान लिया, और किस ऊपर से जाहिर सी बात है अगर हमने फोर्स लगाया तभी तो वो नीचे कंप्रेस करेगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है उसके कारण कुछ वर्क सिस्टम पर कर रहे हैं ना। ये देखो, ये क्या है? ये एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। और इस पर हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम कुछ वर्क कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो नीचे की तरफ हो रहा है तो नीचे की तरफ ही लेंगे। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है एक और फॉर्मूला होता है फोर्स का, प्रेशर इनटू एरिया। याद कर लो इसको। वर्क का फोर्स का फॉर्मूला होता है, जब हमने फोर्स की वैल्यू रखी प्रेशर इनटू एरिया इनटू DX डिस्प्लेसमेंट, जब हमने इसको इसमें रखा, ठीक है, तो ये आ गया। और हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू L, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर एरिया इंटू हाइट, या एरिया इंटू डिस्टेंस। तो वही देखो, चेंज इन वॉल्यूम माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ठीक है, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम वॉल्यूम बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू हमने रखी, जब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने DV रख सकते हैं। तो फाइनल जो हमारा आ गया वो आ गया DW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही तो है जिसके कारण ये हो रहा है, और DV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, या फिर माइनस साइन यहाँ पे यहाँ से भी मान सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। माइनस साइन कहाँ से आया? जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। तो ये फाइनल एक फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं हीट। बेटा जब भी टेम्परेचर में दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडी, एक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, एक का 2 डिग्री सेल्सियस है, जाहिर सी बात है उन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। दोनों का अब 4 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है ओबियस सी बात है वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, और वो हीट अब मूव करेगी ठंडे की तरफ। ठंडा कौन है? 2 डिग्री सेल्सियस वाला, तो 2 डिग्री सेल्सियस की तरफ मूव करेगी। तो और जब तक मूव करेगी जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते, तो ये हीट का फ्लो होता है स्टैंडर्ड लेवल पे।
तो इस डिफरेंस को बाय डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी मतलब हीट, ये जो ट्रांसफर हो रही है ना हीट, उसको एनर्जी बोलते हैं, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इसी को बोलते हैं क्या, हीट। इसको Q से डिनोट करते हैं। साइन कन्वेंशन की बात करें तो जब एक सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, जब एक सिस्टम हीट को इवॉल्व करता है मतलब हीट निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। निगेटिव के केस में हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं हीट को निकालना, और पॉजिटिव के केस में हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, हीट का या फिर एनर्जी का गेन करना। ठीक है, सो 25 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। सो आज का हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद कल हम आगे बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, पूरा चैप्टर कवर अप करूँगा मैं, सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करवाऊँगा एनसीईआरटी से, इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पढ़ाऊँगा। सो देखते रहो, बने रहो, एंड इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो। थैंक